हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। स्वागत है आप सब लोगों का। और मैं काफ़ी देर से स्ट्रीमिंग ऑन करके मैं वेट कर रही हूँ कि आप लोगों को लाइव शो हो रहा है नहीं हो रहा है, बट मुझे लगता है कि अभी तक वेटिंग शो हो रहा है। कुछ इशू है शायद इसमें। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो कमेंट कीजिए। मैं काफी देर से लाइव आने की कोशिश कर रही हूं। हाँ, तो अभी मुझे शो हुआ है। यस, तो बहुत देर से मैं कोशिश कर रही थी लाइव होने के लिए। बहुत देर से इसमें एक किसी का कमेंट भी था कि स्टार्ट करो, टाइम हो गया। अयूब खान जी का कमेंट था कि स्टार्ट करो, टाइम हो गया। और मैं सोच रही थी कि मैंने तो स्टार्ट कर दिया है, तो थोड़ा टाइम लग गया लाइव होने में। मैं पिछले दो तीन मिनट से ठीक 5 बजे से मैं कोशिश कर रही थी लाइव होने की। तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता लेट होना। कभी कभी थोड़ी देर हो जाती है, तो मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। मैं कभी देर करना नहीं चाहती। तो नितिन सिंघानिया का आज सेशन है हमारा, और इसमें लेक्चर 9 है। लेक्चर 9 में हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोगों ने चैप्टर 1 शुरू किया है। अभी तक चैप्टर 1 ही चल रहा है। चैप्टर 1 इतना लंबा है जिसमें हम आर्किटेक्चर और स्कल्पचर पढ़ रहे हैं। आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पॉटरी, वो चैप्टर इतना बड़ा है कि उसमें ये 9वां लेक्चर है। जबकि आपने देखा होगा कि मैं मोस्टली 1 घंटे से ज़्यादा ही हमेशा सेशन लेती हूँ। तो कोई बात नहीं, आराम आराम से एक एक सेक्शन में ख़त्म कर रही हूँ। तो आज जो हम लोग सेक्शन ख़त्म करेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, जो भारत का सबसे बड़ा लेगेसी है। अभी दिखता है आंखों से। बहुत सारे लोग देखने इसको आते हैं, है ना। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, शुभ संध्या ऑल ऑफ यू। और जितने लोग भी मुझे विश कर रहे हैं सबको गॉड ब्लेस यू, सबको गॉड ब्लेस यू। तो आप जैसा कि जानते हैं, नोटिफिकेशन 2021 का आउट हो चुका है और 24 मार्च को 6 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 712 पोस्ट है और इसी 712 पोस्ट पर पूरी फाइट होनी है ऑल ओवर इंडिया लेवल पर आपकी। तो बिल्कुल कमर कस लेना है। भीड़ ज़्यादा है और पोस्ट कम है, तो कंपटीशन बहुत टाइट होने वाला है। तो इसके लिए अनअकैडमी ने 4 महीने का बैच लॉन्च कर दिया है। 4 महीने में एक फास्ट पेस पर आपको पूरा का पूरा प्रीलिम्स की तैयारी कराई जाएगी, एकदम रिवीजन के साथ, जिसमें आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो और बाकी 22-23 के लिए बैचेज लॉन्च हैं 3 मार्च से, और ये कल 10 मार्च से शुरू हो रहा है प्रीलिम्स के लिए 4 महीने वाला। और 3 मार्च से 22-23 के लिए बैचेज लॉन्च हो चुकी हैं। तो आप सब लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं आप लोगों का। मैं उन लोगों के लिए ये रोज मैं बताती हूँ या बाकी टीचर्स बताते हैं जो लोग अनअकैडमी पर आना चाहते हैं, उनको डिटेल चाहिए होता है। तो इसमें मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूंगी, फटाफट मैं फ़ी बता देती हूँ, क्योंकि ये कोर्सेज अनअकैडमी के पेड चैनल पर चल रहा है। तो मैं फीस आप लोगों को बता देती हूँ। तो आपका जो है प्लस और आइकॉनिक 2 तरीका है जीएस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। तो प्लस लेते हैं तो आपका 44,550 रुपये में 1 ईयर का, और 64,800 में 2 ईयर का, 81,000 में 3 साल का है रिंकू लाइव कोड के साथ। 2 साल से कम का मत लीजिएगा। और आइकॉनिक लेते हैं कोच के साथ तो आपका 67,050 में 1 ईयर का, 1,04,000 में 2 ईयर का, 1,38,375 में 3 ईयर्स का जीएस का सब्सक्रिप्शन आपका हो जाएगा, जिसमें सिर्फ जीएस मिलेगा। पर अगर आप जीएस के साथ ऑप्शनल भी पढ़ना चाहते हैं, पूरा कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो ये आपका कॉम्बो कोर्स है जो बेस्ट है आपके लिए, जिसमें ऑप्शनल और जीएस दोनों की तैयारी आपके साथ होगी। आइकॉनिक भी ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं। आइकॉनिक की भी फी ज़्यादा नहीं है, मंथली पे करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान किश्तों में आप ये पे कर सकते हैं।
तो मैं सीधा 2 साल का फी बताती हूँ। 2 साल का 1,31,510 रुपए है और महीने का आप इसको पे करेंगे तो ये 5480 रुपया होगा। महीने का जब इसको पे करेंगे आप तो 5480 रुपया सिर्फ एक महीने का आपको पे करना पड़ेगा और 2 साल तक आप ऑप्शनल और जीएस दोनों की तैयारी पर्सनल कोच के साथ कर सकते हैं। जिनका 2023 जिनका टारगेट है वो 3 साल वाला ले सकते हैं, केवल 4645 रुपया महीने का देना पड़ेगा। 1,67,220 रुपया टोटल फीस है। और प्लस लेते हैं जिसमें सब कुछ आपको मिलेगा, सिर्फ पर्सनल कोच नहीं मिलेगा आपको, तो ये आपका 2 साल का 99,680 रुपए है, महीने का केवल 4153 रुपया देना पड़ेगा आपको। और 3 साल का आपका 1,21,200 रुपए है, महीने का केवल 3300 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। तो बहुत आसान किश्तों में आप इसे पे कर सकते हैं और अनअकैडमी पर जितने बैचेज अभी लॉन्च्ड हैं सबको आप पढ़ सकते हैं। तो आप जल्दी से मूड बना लीजिए, ये बिल्कुल जो है पैसा वसूल है, कहीं से आपको कोई अफसोस नहीं होगा। डेली लाइव क्लासेज, क्विजेज, आंसर राइटिंग सेशंस, डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिलता है। कई सारे कोर्सेज हैं, एक एक सब्जेक्ट के 1500 2000 कोर्सेज हैं और नए बैचेस भी लॉन्च होते रहते हैं। तो आप पूरी तरह से आपकी यहाँ पर तैयारी हो जाएगी। और जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है और जिनका समाज शास्त्र सोशियोलॉजी ऑप्शनल है वो लोग मेरा कोड यूज करके ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन ले लें। 24,750 रुपए में 1 साल का हो जाएगा। और हिस्ट्री का नया बैच मैं 17 तारीख से शुरू कर रही हूँ हिस्ट्री ऑप्शनल का। सोशियोलॉजी का कंप्लीट कोर्स एनसीईआरटी कंप्लीट है, वहां पर 2022 के लिए मैं इसको लॉन्च करूंगी। तो आप लोग जो है रिंकू लाइव कोड के साथ 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 24,750 रुपए में आपका ऑप्शनल हो जाएगा। और रिंकू लाइव कोड के साथ आप जीएस और ऑप्शनल दोनों के लिए साथ में आइए, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो ये अनअकैडमी का जो है ये मेरा आपका ये टेलीग्राम लिंक है, यहाँ पर पीडीएफ में शेयर करती हूँ, पिछले सारे पीडीएफ शेयर कर चुकी हूँ नितिन सिंघानिया वाला। और ये मेरा कोड है 10% का डिस्काउंट और साथ में आपको मेरा ऐसा सपोर्ट मिलेगा जैसे आपको एक फ्रेंड करता है, एक गुरु करता है, हर तरह से आपको मेरा सपोर्ट मिलेगा यहाँ पर। तो आप आइए, किस तरह से किस सब्जेक्ट को किस स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करनी है हर सब्जेक्ट के लिए, और आपको उसका नोट्स कैसे बनाना है, कैसे आंसर याद कर सकते हैं जल्दी, आपका आंसर राइटिंग में चेक करूंगी, ये सब कुछ आपके लिए रिंकू लाइव कोड के साथ। तो इसमें हम लोगों का लेक्चर 9 है, ये जो चैप्टर 1 है उसके तहत हमारा लेक्चर 9 है ये। और आज लेक्चर 9 में हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में वास्तुकला। मध्यकालीन भारत में जो वास्तु कला का जो विकास होता है भारत में, इसको हम लोग इंडो इस्लामिक शैली कहते हैं। इंडो इस्लामिक शैली यानी भारतीय इस्लामी शैली इसको कहते हैं। इसका कैसे कैसे विकास होता है और सल्तनत काल से लेकर मुगल काल तक क्या बदलाव आते हैं, इन सब पे हम लोग पूरी चर्चा हम लोग आज के सेशन में करेंगे। और सल्तनत काल में जैसा कि आप जानते हैं कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, पांच डायनेस्टीज ने शासन किया ये सल्तनत काल में। तो उन सब के समय क्या क्या बदलाव आते हैं, इंडो इस्लामिक शैली इसे क्यों कहते हैं, तो एक एक बारीकियों को आप जानेंगे। और इसके बाद जब आप जाएंगे कुतुब मीनार देखने तो आपको मेरी बात याद आएगी और ध्यान से आप देखेंगे और आपको समझ में आएगा कि अच्छा इसलिए ये है। तो जब जानकारी रहती है तो कोई भी मॉन्यूमेंट देखने में बहुत आनंद आता है, और अगर जानकारी नहीं है तो वहां पर ऐसे बस देखते रहते हो पत्थर पे पढ़ के थोड़ा समझने की कोशिश करते हो। और जब जानकारी रहती है तो आप अपने साथ के लोगों को भी बताते हो। मैं ऐसा ही करती हूँ, मेरे साथ जितने लोग जाते हैं इन मॉन्यूमेंट्स को देखने, मैं उनको बताती हूँ पूरा एक गाइड की तरह कि ये इसलिए है, ये इसलिए है, ये इसलिए है, और मेरे साथ के लोगों को भी अच्छा लगता है। तो ये बिल्कुल आप यहाँ पर देखेंगे और आप पूरी जानकारी लेंगे। यूपीएससी पूछ देगा तो उसको भी बताएंगे। और जब आप घूमने जाएंगे
तो जो आपके साथ जाएगा आप उसको भी बताएंगे। तो आप देखो ये एक पंथ दो काज होने वाला है। तो इसकी जो शुरुआत कैसे होती है, तो इसकी शुरुआत होती है मुसलमान शासकों के आगमन के साथ। मुसलमान शासकों के आगमन के साथ, यानी सबसे पहले भारत पर जब तुर्क शासक आए और तुर्की शासन की स्थापना हुई, तो भारत में आप जानते हैं कि सबसे पहला अरब आक्रमण 712 ईस्वी में होता है। ठीक है, तो सबसे पहला अरब आक्रमण भारत पर कब होता है? 712 ईस्वी में। और ये आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर अरब विजय के साथ ही जो पश्चिमी सीमा है हमारी, जो पश्चिमी सीमा है, वो पश्चिमी सीमा पर मुसलमान शासकों का आगमन शुरू हो जाता है। मोहम्मद बिन कासिम के विजय के साथ ही पश्चिमी सीमा पर मुसलमानों का आगमन शुरू हो जाता है, मुस्लिम शासकों का। और उस समय जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य एशिया में खलबली सी थी, पुराने वंश का पतन हो रहा था, नए वंशों का उदय हो रहा था, और उस बीच बहुत सारे लोग अपने अपने स्थानों को छोड़कर बाहर अपना मकाम तलाश कर रहे थे। तो उसमें जो है यहां पर जो शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम ने किया, फिर भारत पर गजनी आया, फिर मोहम्मद गोरी आया। ये सारे के सारे उत्तर पश्चिम सीमा से जो दर्रे हैं, जो पासेज हैं, जो अभी का हम हिंदू कुश पर्वत जिसे कहते हैं, हिंदू कुश पर्वत, सुलेमान पर्वत, इन पर्वतों में जो दर्रे थे, खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, इन्हीं पासेज से, इन दर्रों से ये लोग आते थे। पासेज समझते हैं ना? अब जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, अब ये पहाड़ है, मान लो कि अर्थक्वेक आया, कोई प्राकृतिक हलचल हुई और इसमें एक दरार पड़ गया, ऐसे दरार पड़ गया। ठीक है, अब इसमें ये जो दरार पड़ गया, तो अब क्या होता है कि बार बार अब इरोजन, लगातार अपर्दन से धीरे धीरे ये दरार क्या हो जाता है, ये दरार जो हो जाता है, ये दरार चौड़ा हो जाता है, ये दरार चौड़ी हो जाती है। अब ये जो है ये पूरा का पूरा पहाड़ है और इसमें एक दरार हो गया। अब ये जो दर्रा होता है एक तरह से पतली सी गली बन गई पहाड़ के बीच, ऊपर से ढका रहता था, ऊपर भी नहीं खुला होता था, केवल पहाड़ के बीच एक दर्रा सा बन जाता था और उसमें से लोग गुजरते थे। एक बार में 1 से 2 घोड़े, इतने ही एक बार में लोग गुजर पाते थे। तो यही दर्रे हैं, जैसे हिंदू कुश पर्वत में खैबर दर्रा है, इसका खूब इस्तेमाल किया गया। भारत पर जितने भी आक्रमण हुए, समझ लो भारत पर जितने भी आक्रमण हुए, वो सारे के सारे आक्रमण, ठीक है, सारे के सारे आक्रमण जो हैं, ये क्या हुआ, ये तो हैंग हो गया कि एक सेकेंड दीजिएगा, थोड़ा हैंग हो गया है। हैंग हो गया, बोर्ड हैंग हो गया है। हो सकता है चेंज करके स्लाइड ठीक हो जाए। ठीक है, तो सारे के सारे आक्रमण इन्हीं दर्रों से होता है, जिन्हें हम इंग्लिश में पासेज कहते हैं, पासेज। तो इन्हीं पासेज से सारे आते हैं। तो इसमें सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध का विजय किया और वहां पर दाहिर शासक था, उसको हराया और वहां पर उसने पहली बार जाजिया भी लगाई थी। उसके बाद गजनी आया, फिर गौरी आया। तो गौरी का ये सब इतिहास का पार्ट है, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे आप जब, तो मेडिवल हिस्ट्री में ये पढ़ेंगे। तो गौरी ने पहले, पृथ्वीराज चौहान ने, तराइन का वॉर कहते हैं इसको, तराइन का युद्ध। तो गजनी ने तो 17 बार आक्रमण किए, भारत को लूटता था और फिर चला जाता था, भारत को लूटता था और चला जाता था। उसने भारत पर शासन स्थापित करने की कोशिश नहीं की। पर जब गौरी आता है तो पहली बार तो हार जाता है 1191 में पृथ्वीराज चौहान के साथ, और दूसरी बार 1192 में जीत जाता है। और जब वो जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान को मार डालता है, उसके बाद वो धीरे धीरे भारत पर विजय करना शुरू करता है। तो तराइन के युद्ध में
पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद चंदावर के युद्ध में वो जयचंद को हराता है। ये जब जो दो मुख्य बड़े शत्रु जब हार जाते हैं तो इनको हराने के बाद वो धीरे धीरे बाकी राज्यों को जीतना शुरू करता है। उसी में मैंने आपको बताया था कि विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खलजी ने नष्ट किया था। बख्तियार खलजी को वो पूर्व जीतने के लिए भेजता है। तो 14 साल भारत में रहता है वो, और धीरे धीरे वो भारत के कई क्षेत्रों को जीतता है। और उसी में जब वो गौर वापस जाता है कि अच्छा चलो थोड़ा वतन का भी हाल चाल लेके आते हैं, तो गौर जाते हुए उसकी रास्ते में हत्या हो जाती है। तो गौर जाते हुए जब उसकी रास्ते में 1206 में हत्या हो जाती है, तो उसकी हत्या के बाद उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक भारत पर इस्लामिक शासन की नींव डालता है। ठीक है, भारत पर इस्लामिक शासन की नींव डालता है। और जैसे ही भारत पर इस्लामिक शासन की नींव पड़ती है, भारत पर सल्तनत की स्थापना होती है, तुर्की शासन की स्थापना होती है, तो उसी समय भारत में एक तरह से मध्यकालीन वास्तुकला का भी आरंभ होता है और चीजें एकदम बदल जाती है। एक नया धर्म आता है, एक नया मतलब खान पान, रहन सहन, एक नई शैली आ जाती है और वो हर जगह दिखता है और वो वास्तुकला में भी दिखता है। जरा इनसे निपटते हैं। ये हैंग हो गए हैं, ये कुछ आगे बढ़ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। ये अब क्या हुआ है, तो इनका मसला पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या किया जाए फिर? हाँ बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप, घबराइए मत, ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं हम। अब ये जो है तो बिल्कुल 2 मिनट लगेगा। 2 मिनट थोड़ा पेशेंस से रहिए आप लोग, 2 मिनट पेशेंस से रहिए और 2 मिनट में हो जाएगा। मैंने फिर से अब स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि पूरा हैंग हो चुका था। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि जैसे ही 1206 में जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक भारत पर सल्तनत की स्थापना करता है, जैसी सल्तनत की स्थापना करता है वैसे ही भारत पर एक नए युग का, भारत में एक नए युग का प्रवेश होता है भारत में। ठीक है, और इस नए युग के कई ऐसे लक्षण थे जो भारत के साथ मिले और कुछ साथ में कुछ भारतीय शैलियां भी थी जो इनके साथ मिली। इसी शैलियों के मिश्रण को हमने इंडो इस्लामिक शैली कहा। तो ये इंडो इस्लामिक शैली अभी तो मैं आप लोगों को आर्किटेक्चर में पढ़ाने वाली हूं, वास्तुकला में, मतलब आप समझ लो कि ये सब जगह दिखता है। म्यूजिक में दिखता है, संगीत में दिखता है, आपके वास्तुकला, संगीत, नृत्य में दिखता है, मैंने, और कला के सारे रूपों को प्रभावित करता है। कपड़ों का एक नया फैशन आता है, अलग तरीके के कपड़े यहाँ पर पहने जाने लग गए और खान पान के भी कई सारे नए तरीके यहाँ पर शुरू होते हैं। तो इनके आने के बाद भारत में एक नया धर्म भी आता है, जिसे हम इस्लाम कहते हैं। तो यही जो है आप लोगों को पढ़ना है। तो आप लोगों को विशेष तौर पर अभी आज के लेक्चर में आपको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर पढ़ना है। ठीक है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो मैं आपको बताऊंगी कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की मुख्य बातें क्या रही, मुख्य लक्षण क्या रहे। तो इसमें जो मुख्य लक्षण मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। ठीक है, मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी मुख्य लक्षण और आप उन कीवर्ड्स को नोट करते चले जाइएगा। पीडीएफ तो मैं शेयर करूंगी ही आप लोगों के साथ,
PDF तो मैं शेयर करूंगी ही, लेकिन पता है आप लोगों को, जैसे जब ये ऑनलाइन हम लोगों ने ऑफलाइन क्लासेस ली थी, और ऑफलाइन क्लासेस में ऐसा होता था कि मोस्ट ऑफ टाइम क्लास नोट्स खुद ही बनाना पड़ता था। ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम क्लास नोट्स खुद ही बनाना पड़ता था। तो अब उसमें क्या होता था कि क्लास में हम लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठते थे, पेन और कॉपी लेकर बैठते थे, और सारी जो टीचर बताता जाता था समझते हुए मुख्य मुख्य बातों को हम लोग नोट करते चले जाते थे। देखिए, तो एक लंबे प्रोसेस से निकलना पड़ा। तो अभी भी पता है आप लोगों को, आप लोगों में जो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं, सीखना चाहिए, हमेशा एक दूसरे से भी सीखना चाहिए। तो आप लोगों में जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं वो हमेशा ये काम करते हैं क्लास के दौरान। ठीक है, क्लास के दौरान हमेशा ये काम वो करते हैं। तो आप लोग भी इसको करते हुए चलिए। तो फाइनली ऑन ऑफ करना पड़ा। जब भी कोई चीज खराब होती है तो एक बार स्विच ऑन कर ऑफ कीजिए और फिर ऑन कीजिए, तो वो काम करने लग जाता है। मंगलयान फिल्म में ये भारतीय ये आदत है, ये इंडियन हैबिट है, और जनरली हमेशा ये रहता भी है। तो आपकी उस फिल्म में दिखाया था। तो यहां तक हम लोगों ने बात कर लिया था कि मध्यकाल में तुर्की शासन के स्थापना के साथ ही कई तरह की नई शैलियों का प्रवेश हुआ भारत में। तो वास्तुकला में क्या क्या हुआ, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो नए शासकों की जो रुचियां थी, जो उनकी वरीयता थी, जो प्रेफरेंस थे, उसको प्रतिबिंबित करते हुए जो शुरू हुआ आप समझ लो, उसमें एक तो सुलेखन और जड़ाऊ का काम शुरू हुआ। ये अलंकरण, डेकोरेशन की नई विधि थी, सुलेखन और जड़ाऊ का काम। तो ये मैं अभी आगे की स्लाइड में सुलेखन मैं आप लोगों को अभी दिखा रही हूं। तो इन लोगों ने जो भी भवन बनाए उसको सजाने के लिए, जो बिल्डिंग बनाए उनको सजाने के लिए उन्होंने सुलेखन और जड़ाऊ का काम शुरू किया, ये डेकोरेट करने के लिए बिल्डिंग्स को। और साथ में ही जो स्थानीय वास्तुकार थे, जो भारत में पहले से ही बिल्डिंग्स बना रहे थे, उन्होंने कुछ पारंपरिक परंपराओं को भी बनाए रखा, क्योंकि वो लेबर तो नहीं लेकर आते थे ना पर्शिया से या अरब से, वो लेबर लेकर नहीं आते थे। लेबर कहाँ की होती थी? मिस्त्री और लेबर, ज्यादातर मिस्त्री तो लेकर भी आते थे, लेकिन ज्यादातर जो छोटे मोटे मिस्त्री और लेबर होते थे वो यहीं के होते थे। तो वो लोग यहाँ की शैलियों को भी उन्होंने कायम रखा। बनाने के जब वो बना रहे होते थे बिल्डिंग, तो कुछ यहाँ के जो पारंपरिक तरीका था उसका भी इस्तेमाल कर लेते थे। तो इस तरह वास्तुकला में क्या हुआ, इस्लामिक जो वो अपने साथ लेकर आए थे और जो भारतीय, इनका मिश्रण हुआ। तो इसको हम लोग इंडो इस्लामिक शैली कहते हैं। अब मैं आप लोग को बता रही हूँ कि सुलेखन और जड़ाऊ का काम किसे कहते हैं। तो ये देखिए, आप लोगों का सुलेखन और जड़ाऊ मैंने आगे पिक्चर लगाया है, अभी बस उसको नोट करके रखिए। आगे मैंने पिक्चर लगाया है, मैं आपको दिखाऊंगी सुलेखन और जड़ाऊ किसे कहते हैं। सुलेखन एक्चुअली कुरान की आयतों को दीवारों पर लिखा गया, चाहे इस तरह का दरवाजा बनाया गया या फिर ये मीनार बनाई गई, और या फिर कोई जैसे ताजमहल में भी ये इसका इस्तेमाल किया गया है। तो दीवारों को सजाने के लिए कुरान की आयतों को अरबी भाषा में लिखा गया, तो उसको सुलेखन कहा गया। सुलेखन, जैसे आप सब लोगों ने सुलेखन आप लोगों को पता, थर्ड लेक्चर में फिर से लूंगी, नेक्स्ट लेक्चर कल का थर्ड ही ले लेती हूं, ठीक है। हाँ जी, तो मैं क्या बता रही थी आप लोगों को कि सुलेखन, जैसे सुलेखन का मतलब होता है यानी सुंदर लेखन। तो बहुत खूबसूरती से अरबी भाषा में आयतों को लिखा गया दीवारों पर, तो उसको ही सुलेखन कहा गया। जैसे आप कैसे 3 लाइन के 4 लाइन का जो वो कॉपी मिलता था और उस पर खूब सुंदर अंग्रेजी की हैंडराइटिंग बनाते थे आप, इवन आजकल तो शुरू में हिंदी के लिए भी वही दे दिया जाता है उसी को, तो उसको सुलेखन कहा गया। और जड़ाऊ मतलब सफेद पत्थर में
रंगीन पत्थरों से काम किया गया, उसको जड़ाऊ काम कहा गया। तो आगे मैं वो पिक्चर्स आप लोगों को दिखाऊंगी। तो दिमाग मैंने अभी इसलिए बता दिया कि आपका वही सुई नाट का रहे। तो बेसिकली यहां से आपका इंडो इस्लामिक वास्तुकला की सारी शुरुआत हो रही है। तो मेहराब और गुंबद का लेकर ये आए अपने साथ। भारत में इनके पहले मेहराब और गुंबद नहीं था, तो ये अपने साथ क्या लेकर आए? मेहराब, ठीक है, मेहराब और गुंबद लेकर ये आए अपने साथ। और ये इसको वास्तुकला का मेहराबदार शैली कहा गया। तो मेहराब, इसको ही मेहराब कहते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं इसको मेहराब कहते हैं, इसको, ठीक है, इसी को मेहराब कहते हैं। तो ये मेहराब और ये जो देख पा रहे हैं ये गुंबद है, ये इस पे छोटा गुंबद है, अलाई दरवाजा है ये। तो मेहराबदार शैली लेकर आए। इसने लिंटल शहतीर शैली का स्थान ग्रहण किया। तो इसके बारे में आप लोग वहां पर भी पढ़ते हैं, इसके बारे में आप लोग पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में भी लिंटल शहतीर शैली का स्थान ग्रहण किया इसने। तो लिंटल शहतीर शैली क्या था? तो बेसिकली भारत में ऐसे होता था कि दो वर्टिकल पिलर बनाए जाते थे और इसके ऊपर एक हॉरिजेंटल पिलर रख दिया जाता था। तो इसके बाद क्या किया जाता था कि या तो फिर इसके नीचे इस तरह से बना दिया जाता था और इसी पर पूरा छत अब बेस्ड है। और या फिर कभी कभी ऐसा होता था कि इसको यूं करके डिजाइन बना दिया जाता था, ऐसे जैसे आप पुराने हिंदू भवनों में देखोगे। तो इसको लिंटल शहतीर शैली कहा गया। यानी पूरे बिल्डिंग का भार दो ऊर्ध्वाधर खंभों पर एक शहतीर डाल दिया जाता था। इसी को लिंटल शहतीर शैली कहा गया। पर इनमें क्या फर्क था कि ये लोग अब ऐसे बना रहे हैं, ये लोग यूं बना रहे हैं, अब मेहराब बना रही है। तो ये मेहराबदार शैली कहा गया। ये क्या कहा गया? ये मेहराबदार शैली कहा गया। तो ये जो है पहला, भारत में पहले ऐसे बनता था और अब ऐसे बनने लग गया। तो इसको अब इसने क्या किया कि लिंटल शहतीर शैली, लिंटल को इंग्लिश में भी लिंटल ही कहते हैं। लिंटल का कहते हैं ना कि छत पर लिंटल डल रहा है। तो छत के ऊपर जब इस तरह से लिंटल ऐसे डलाने लगता है तो उसको हम लिंटल कहते हैं। तो लिंटल को लिंटल ही कहते हैं इंग्लिश में भी, ठीक है। तो इस्लामिक शासकों ने क्या क्या ज्यादा बनाए? तो मस्जिद बनाए, मकबरे बनाए, ठीक है, मस्जिद बनाए, मकबरे बनाए और इनके चारों ओर उन्होंने मीनारों का प्रयोग किया। तो ये मीनार लेकर आए। तो मेहराब, मस्जिद, मकबरे, मीनारे, गुंबद, ये सब इस्लामिक शैली की हैं। ये सब इस्लामिक शैली की देन है, ठीक है। तो इनके निर्माण में इन्होंने जोड़ने के लिए क्या किया? जोड़ने के लिए इन्होंने गारे का प्रयोग शुरू किया, मोर्टार का प्रयोग शुरू किया इन्होंने। भारत में पहले ऐसा होता था कि पत्थरों को गूंथ दिया जाता था आपस में, पर इन लोगों ने गारे का प्रयोग शुरू किया, मोर्टार का प्रयोग शुरू किया, ठीक है। तो ये कुछ नए फीचर्स थे इनके। अब इसमें जो मैंने आप लोगों को बताया सुलेखन, तो ये देखो सुलेखन का ये फोटो है, ये सुलेखन का फोटो है। ये इसमें ऐसा था कि ये लोग, अलंकरण का मतलब डेकोरेशन। तो पहले लिंटल शहतीर शैली में, यानी भारतीय शैली में, लिंटल शहतीर जब भी बोलूं तो आप भारतीय समझना। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो भारतीय शैली में क्या होता था? दीवारों को सजाने के लिए पशु, पक्षी, मनुष्य के चित्र बनाए जाते थे। खजुराहो शैली में देखा आपने खजुराहो शैली में देखा ना? खजुराहो शैली में आपने देखा कि किस तरह से मूर्तियों से दीवारों को भर दिया गया था। आपने मीनाक्षी टेम्पल देखा, नायक शैली में मदुरै का आपने मीनाक्षी टेम्पल देखा कि किस तरह शिखर तक मूर्तियां बनाई गई थी। तो दीवारों को सजाने का सिंपल तरीका था भारत में कि कुछ मतलब शेर बना दो, हाथी बना दो, मूर्ति बना दो इंसानों की। एक ही सिंपल कॉन्सेप्ट था भारत में। अभी भी मंदिरों में यही किया जाता है, लेकिन इस्लाम में ये मना था। इस्लाम में किसी भी जीवित प्राणी की प्रतिकृति बनानी, यानी प्राणी का आप नहीं बनाओगे फिर वो मूर्ति पूजा में आ जाएगा। तो किसी भी जीवित पशु, पक्षी, प्राणी का, आप इंसान का, किसी का भी आप चित्र नहीं बना सकते।
इस्लाम में ये मना था। तो इन लोगों ने फिर क्या किया, इन लोगों ने यही, अच्छा ये जो आयतें थी वो अरबी भाषा में होती थी, ये जो आयतें होती थी वो किस भाषा में होती थी, अरबी भाषा में। तो इस तरह से इन लोगों ने आयतों को लिखना शुरू किया। आप ताजमहल देखने जाओगे आपको वहां भी मिलेगा, हुमायूं का मकबरा देखने जाओगे वहां भी मिलेगा, कुतुब मीनार में भी आपको मिलेगा, सब जगह इस तरह से मिलेगा आपको। तो इन लोगों ने इसका प्रयोग किया। तो ये तो हो गया सुलेखन, ठीक है। सुलेखन के साथ साथ इन लोगों ने एक जो प्रयोग किया, सुलेखन समझ गए ना आप लोग, कुछ लिखना, ठीक है। हाँ, और अरबी भाषा ज्यादा सुंदर होती है, डेकोरेटिव होती है, जैसे कैसे आप कर्सिव हैंड राइटिंग लिखते हो तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है, बिल्कुल उसी तरीके से था। तो इसलिए इन लोगों ने अरबी भाषा का प्रयोग किया और इसको कहा गया अरबस्क। जो इसको देख रहे हो इसको अरबस्क कहा गया, अरबस्क विधि। दीवारों को सजाने के लिए एक उन लोगों ने सुलेखन अपनाया और दूसरा अरबस्क। तो अरबस्क क्या था, इसको इंग्लिश में अरबस्क पैटर्न कहते हैं। तो इसका यही था कि ये लोग ज्यामितीय डिजाइन बनाते थे, ज्योमेट्रिक डिजाइन बनाते थे। ज्योमेट्रिक डिजाइन का मतलब इसमें क्या होता था कि मान लो कि इन लोगों ने एक पत्ता बनाया, अब ये जो पत्ता बना है उस पत्ते से अब पत्ते जुड़ती चली जाएंगी, ठीक है। उस पत्ते से इस पत्ते से ये पत्ते जुड़ती चली जाएंगी और यूं फिर यहां से ऐसे निकला, यूं ऐसे करके आपस में, जैसे मैं अगर ऐसे बोलूं आपको कि मैंने ये एक बेल बनाया मैंने, ठीक है। और अब इस बेल से मैंने एक पत्ता निकाला, अब इस पत्ते से फिर एक पत्ता निकला, फिर यहां से एक ऐसे निकला, फिर ये एक ऐसे चल रहा है, फिर यूं ऐसे चल रहा है। तो मतलब इसमें क्या हुआ कि ये जुड़ता चला गया, ये आपस में ही जुड़ता चला गया। तो ये जो है इसी को कहा गया अरबस्क पैटर्न कहा गया। तो ये अरबस्क पैटर्न क्या होता था कि मतलब ये एक पत्तेदार तने से कई तने उसमें जुड़ते चले गए, उसी में बनते चले गए, फिर एक ऐसा, एक यहां से बन गया, फिर एक यहां से ऐसे निकल गया। तो यूं करके ये एक सही पैटर्न पर एक सुंदर पैटर्न बना डालते थे ये, तो उसको ही अरबस्क कहा गया। तो अरबस्क विधि में क्या, इसको भी ऐसे सजावटी पैटर्न की तरह किया गया था। देखिए ये मैंने पिक लगाया है, ये एक्चुअल बिल्डिंग पर ये बना हुआ है। देखो आप कैसे आपस में गुथा हुआ है ये, ठीक है। और ये जो है ये भी एक दीवार पर बना हुआ है, ये इसको कलरफुल कर दिया गया है। पर इसको भी ये देखो यहां पर सुलेखन है, ये कुछ लिखा हुआ है, ये जो ये पार्ट जो आप देख रहे हो ये सुलेखन है। यहां पर देखो लिखा हुआ है अरबी भाषा में कुछ, और ये जो है ये आपका अरबस्क है। तो इस तरह से सजाया गया, ठीक है। अब आप लोगों को क्लियर हो गया सुलेखन और अरबस्क आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से ये लोग सजाया करते थे। और एक और तीसरा तरीका क्या था दीवारों को सजाने का, जो मुगल काल में ज्यादा इस्तेमाल हुआ। तीसरा तरीका, हालांकि सल्तनत काल में भी कहीं कहीं दिखता है, पर मुगल काल में इसका ज्यादा इस्तेमाल हुआ। तो तीसरा तरीका हुआ जाली का काम। इस तरह से जाली का काम किया गया। और ये इसका सबसे महीन काम आपको ताजमहल में मिलेगा। इस जाली का सबसे महीन काम आपको ताजमहल में मिलेगा। तो दीवारों को सजाने का तीसरा तरीका जाली का काम था। ये रोशनी भी जाती थी, हवा भी जाता था, और ये दीवारों को खूबसूरत भी बनाता था। तो भवनों में जाली का भी काम किया गया। ये सब डेकोरेशन के तरीके थे। सुलेखन, अरबस्क, ठीक है। सुलेखन यानी ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट, ब्यूटीफुल अरेबियन स्क्रिप्ट कहेंगे उसको, ठीक है, अरेबियन लैंग्वेज का स्क्रिप्ट। और आपका अरबस्क पैटर्न, जाली, ये जो है ये आप लोगों को मतलब ये दीवारों को सजाने के काम में आया था। और इस्लाम धर्म में प्रकाश के महत्व का भी ये प्रतीक है। इस्लाम धर्म में प्रकाश का बहुत महत्व है, तो जाली से प्रकाश भी आता था। अच्छा, इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया कि आंगन में इन लोगों ने फूलों, फवारों और छोटी नालियों का प्रयोग किया आंगन में।
ताजमहल देखा है आप लोगों ने? ताजमहल देखा है? ताजमहल आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोग समझ जाओगे। जैसे यहां पर ये देखिए, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है ताजमहल का, और ये देखो ये पूरा का पूरा ये ताजमहल का आंगन है, ये आंगन है ये पूरा, क्योंकि ये चारबाग पद्धति में बना हुआ है, और चारबाग पद्धति में पूरे प्लॉट को बराबर बराबर 4 भागों में बांट लिया जाता था। तो कभी बिल्डिंग को बीचों बीच बनाया जाता था और कभी बिल्डिंग को एकदम किनारे पर बनाया जाता था पीछे। तो इसमें जो आंगन निकलता था उसमें खूब बढ़िया लैंडस्केप बनाया जाता था, और उसमें बीचों बीच ये देखो ये फव्वारों का प्रयोग होता था, इसके किनारे किनारे पेड़ लगाए जाते थे, और ये नालियां बनी होती थी जहां से खराब पानी बाहर निकाला जाता था, फ्रेश पानी अंदर आता था। तो लाल किला में यमुना से जोड़ा गया था। लाल किला में जो इस तरह के लैंडस्केप बने हैं उनको यमुना से जोड़ा गया था। जो लाल किला के चारों तरफ आप देखते हो ना, वहां से यमुना का पानी आता था और वहां से वो किले के भीतर सप्लाई होती थी। तो इस तरह से पानी का बहुत प्रयोग किया गया, पानी का बहुत प्रयोग किया गया बिल्डिंग्स में, और पानी का फव्वारों के रूप में, पॉन्ड के रूप में। तो इसका 3 पर्पस था, प्रयोजन था, 3 पर्पस था। एक तो धार्मिक प्रयोजन था कि इस्लाम में इसका धार्मिक प्रयोजन ये था कि जनरली या तो मकबरा है या मॉस्क है, तो वहां पर पहले आप जाते हो तो अपने को शुद्ध करते हो, जिसको हम आप लोग में बहुत सारे इस्लाम धर्म से स्टूडेंट होंगे तो उसको वजू करना कहते हैं, है ना, वजू करना कहते हैं। और इसी तरह से परिसर के शीतलन का भी काम करता था, यानी जहां पानी रहेगा वहां तो आप देखते हो ना खूब गर्मी पड़ती है, और जब आप पानी के आसपास जाते हो तो एक ठंडक महसूस होती है। तो ये ठंडक भी देता था और ये खूबसूरत भी लगता था। आप देखो ताजमहल के सामने या हुमायूं के मकबरा में भी आप जाओगे तो दिखेगा आपको। अगर ये नहीं होता तो क्या ताजमहल इतना ब्यूटीफुल लगता अगर उसके सामने ऐसे फाउंटेन्स नहीं होते? अगर उसके सामने ये फाउंटेन्स नहीं होते तो इतना ब्यूटीफुल लगता है ये। तो इसकी सजावट में ये 4 चांद लगाता है, तो ये एक सजावटी पर्पस था। तो पानी का खूब प्रयोग किया गया था। तो ये जो है चारबाग पद्धति में इस तरह के बनते थे, चारबाग, जिसमें मतलब पूरा जो है प्लॉट को ऐसे स्क्वायर लेकर, स्क्वायर या आयताकार या चौकोर प्लॉट को लेकर और इसको बराबर भाग में ऐसे बांट लिया जाता था, 4 बराबर भागों में। क्लास 7th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपके, फिर क्लास 12th की एनसीईआरटी में दिया है। क्लास 7 के एनसीईआरटी में सबसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया था और नितिन सिंघानिया जी ने तो किया ही है। तो चारबाग इसको कहते थे। अब 4 बराबर भाग में प्लॉट को बांटने के बाद कभी बिल्डिंग को यहां बनाया जाता था और नहीं तो कभी बिल्डिंग को यहां बनाया जाता था बीचों बीच। और ये चारों पार्ट क्या रहेगा? तो अब ये चारों लैंडस्केप है जहां पर ऐसे नालियां जा रही हैं, और इसके चारों तरफ से क्या लगा हुआ है? पेड़, ऐसे। तो ये आप लोगों का नालियां गई फव्वारों के साथ, और ये यहां पर पूरा घास लगा हुआ है, ग्रीनरी है ये पूरा। तो इस तरह से बिल्डिंग बनाया गया था और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता था। मुगलों ने विशेष तौर पर इसका इस्तेमाल किया था। तो चारबाग स्टाइल मुगलों के समय आता है। अभी हम लोग इंडो इस्लामिक शैली की बात कर रहे हैं, तो इसमें सारा ओवरऑल हम लोग बात करेंगे इस्लामिक शैली के तहत जो फीचर्स थे सबकी बात करेंगे। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडो इस्लामिक शैली की विशेषताओं पर प्रकाश डालें, जो उनकी मतलब वो थे स्पेशलिटीज थी, जो विशेषताएं थी, जो फीचर्स थे, उनको आप लिखिए। तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा सारा ही। और फिर कभी कभी अलग से पूछा जा सकता है सल्तनत कालीन और मुगल कालीन, पर अगर एक साथ इंडो इस्लामिक पूछा जाएगा तो मुगलों का भी लिखना, सल्तनत काल का भी लिखना होगा, मुगलों का भी लिखना होगा। तो चारबाग आपको ये समझ में आ गया, सुलेखन समझ में आ गया, अरबस्क, जाली का इस्तेमाल, किस तरह पानी का इस्तेमाल किया जाता था, क्या उद्देश्य था, चारबाग आप समझ गए। और 5वां जो है आपका पित्रादुरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
एक पित्रादुरा, इसको पित्रादुरा कहते हैं। जो आपने पढ़ा ना जड़ाऊ का काम, जड़ाऊ काम, जैसे लड़कियां समझती होगी कि ज्वेलरी, अगर आभूषण आप पहनते हो उसमें जड़ाऊ का काम रहता है, उसमें बहुत सारे आभूषण के अंदर अंदर सुंदर सुंदर नग मोतियां लगाई जाती हैं ताकि आभूषण सुंदर लगे, रंगीन पत्थर लगाए जाते हैं, उसे जड़ाऊ का काम कहते हैं। वही इन लोगों ने भवनों में किया। तो ये जो आप लोग देख रहे हो, ये सफेद संगमरमर पर रंगीन पत्थरों को इसमें चिपकाया गया है, रंगीन पत्थरों को इसमें डाला गया है। इसको कहा गया पित्रादुरा, इसको पित्रादुरा तकनीक कहा गया, पित्रादुरा। ठीक है, पित्रादुरा, इसको हिंदी में भी पित्रादुरा ही कहते हैं। इसका सबसे पहले प्रयोग नूरजहां ने किया था। तो ये जो पित्रादुरा है, इसमें क्या किया जाता था कि जैसे ये ऐसे नहीं बना है, देखो इसका मैं बड़ा पिक आपको दिखाती हूं पित्रादुरा का। ये देखिए आप, ये जो आप देख रहे हैं, ये ताजमहल का गेट है। मैं जब पहली बार जब छोटी थी आप लोगों की तरह, आप लोग तो खैर बड़े हो, मतलब थोड़ा सा और इमेच्योर एज कह लीजिए, जब आर्किटेक्चर वगैरह नहीं पढ़ा था, तो उस समय जो है आप लोगों का, मैं पहली बार जब मैंने इसको देखा था तो मैंने सोचा था ये पेंटिंग है। आपको भी लग रहा है ना ये पेंटिंग की तरह? तो मैंने सोचा ये पेंटिंग है, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल ताजमहल में, शाहजहां ने इसका इस्तेमाल ताजमहल में सबसे ज्यादा किया है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ जी, तो मैं आप लोग को बता रही थी कि इसको क्या किया गया है कि ये सफेद संगमरमर है और इसमें ये जो आप डिजाइन देख रहे हो, जो अरबस्क ही कहा जाएगा, इस अरबस्क के लिए खांचा बना दिया गया है। खांचा समझ रहे हो ना, मतलब पहले से ये जो, मान लो कि ये एक डिजाइन गया है ऐसे, और इसमें एक फ्लावर बना हुआ है, ये एक बना हुआ है ऐसे। तो जब ये बनाया गया है, जब इसको बनाया गया है, तो बनाते समय क्या किया गया है कि इसको ऐसे बना के अंदर ग्रुप बनाया गया है। ग्रुप समझते हो ना, अंदर जो है इसका जो है खांचा बनाया गया है। ठीक है, खांचा बनाया गया है, और इसके भीतर राजस्थान से में बहुत सारे खूबसूरत मकराना में संगमरमर के साथ साथ बहुत सारे ब्यूटीफुल स्टोन्स भी मिलते थे, और गुजरात से भी मंगाए जाते थे। इनको जो है इसके भीतर भर दिया जाता था। अभी आजकल जैसे हम लोग देखते हैं ना, आजकल किचन में लोग टाइल्स लगा रहे हैं ना, किचन में आजकल लोग ग्रीन लगाते हैं, रेड लगाते हैं, येलो लगाते हैं, उस समय भी मिलते थे। तो इस तरह के उनको लाकर इसके भीतर, तो यहाँ पर ज्यादा मैरून और वायलेट कलर का, वायलेट कलर का, ग्रीन कलर का, इसमें येलो, देखो ये येलो है, ये जो येलो है मेहराब में, इसका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो आप लोग आप पित्रादुरा नहीं भूलेंगे, सब मतलब रंगीन पत्थरों का जड़ाऊ काम, रंगीन पत्थरों का जड़ाऊ काम, इसको कहा गया पित्रादुरा इसको कहा गया। और अकबर के समय लाल पत्थरों में संगमरमर का इस तरह से काम किया गया था, लेकिन ये काम पहली बार नूरजहां ने इस्तेमाल किया था अपने फादर एतमादुद्दौला के टॉम में किया था। ठीक है, तो ये अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा, सुलेखन, अरबस्क, ठीक है, सुलेखन, अरबस्क, इसके बाद आप लोगों ने जाली का काम पढ़ा, फिर आप लोगों ने चारबाग पढ़ा, फिर पित्रादुरा पढ़ा। तो ये सब क्या था? ये सब आप लोगों का इंडो इस्लामिक शैली के फीचर्स हैं। मेहराब, गुंबद,
मीनारें, ये सब इंडो इस्लामिक शैली हैं और ये अपने साथ वो लोग लेकर आए थे। और कुछ पित्रादुरा तक यहीं पर उन लोगों ने यहीं पर एक्सप्लोर किया था। तो ये पूरा का पूरा, इसके पहले इंडो इस्लामिक फीचर्स पढ़े आपने इंडो इस्लामिक स्टाइल के। और अब आप जानते हैं कि भारत पर सबसे पहले सल्तनत काल का शासन रहा, यानी 1206 से लेकर 1526 तक सल्तनत काल कहते हैं इसको, सल्तनत पीरियड कहते हैं, क्योंकि तुर्की शासकों ने शासन किया। यहां पर तुर्की शासकों ने शासन किया, वहां पे खिलजी, तुगलक ये लोग भी थे, लेकिन ये सब, इन सब को कुल मिलाकर के इनको तुर्की शासक हम लोग कह देते हैं। तो इसमें गुलाम वंश, खलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, इन लोगों ने शासन किया। तो इनके समय में जो विकास हुआ आर्किटेक्चर का, उनके बारे में बात करेंगे, उनके बारे में। ये जो आप देख पा रहे हो ना ये पिक्चर, ये कुतुब कॉम्प्लेक्स में ये सब मिल जाएगा आपको। एक बार कुतुब मीनार में जाओगे तो ये सब मिल जाएगा। ये कुतुब मीनार है, ये अलाई मीनार है, अभी बात करेंगे उसकी। ये अलाउद्दीन खिलजी कुतुब मीनार से भी बड़ा मीनार बनाना चाहता था और उसे चौड़ा आधार उसने लिया था, लेकिन ये हो न सका क्योंकि उसके पहले ही ईश्वर ने उनको बुला लिया था, कहीं और उलझ गए होंगे। उनके अधूरे काम को किसी ने पूरा नहीं किया। और ये अलाई दरवाजा जो कि कुतुब मीनार प्रांगण में ही अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। और ये जो है आपका कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, ये जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का फोटो है। और ये जो है आप लोगों का इल्तुतमिश का मकबरा है। तो ये इन सब के बारे में बहुत डिटेल में मैं आप लोगों को एक एक पिक्चर दिखाऊंगी। तो दिल्ली सल्तनत काल के दौरान जो वास्तुकला है, हम लोग अब उसकी बात करेंगे। तो इसको दो व्यापक श्रेणियों में बांटा गया, एक तो साम्राज्यिक शैली और एक प्रांतीय शैली। तो साम्राज्यिक शैली यानी दिल्ली पर जो शासन करते थे, जो तुर्की शासक, जो दिल्ली पर, जो मुस्लिम शासक दिल्ली पर शासन करते थे, उनके अधीन जो बना, जिस आर्किटेक्चर का, वास्तुकला का जिसका विकास हुआ, ठीक है। और इसके बाद जो है आप लोगों का प्रांतीय शैली का विकास हुआ। ये आसपास बंगाल में, जौनपुर में, ठीक है, मालवा में, इन सब का जो प्रांतीय शैलियों का जो विकास हुआ, वो जो स्थानीय शासक, जो तो इनके सरदार थे, जो मुस्लिम शासकों के, उन्होंने जो बनाया उसको कहा गया। तो इस तरह दो कैटेगरी इसमें देखा गया, दो श्रेणियों में इसको विभाजित किया जाता है। तो हम लोग साम्राज्यिक शैली की आज बात करेंगे, प्रांतीय शैली की बात हम लोग कल की क्लास में करेंगे। तो साम्राज्यिक शैली या जो एम्परर्स लोगों ने जो बनाई, तो इस अवधि के दौरान अलग अलग राजवंशों ने शासन किया। जैसा कि अभी हमने बात किया कि 5 राजवंशों ने शासन किया। तो इनके अधीन अलग अलग तरीका, थोड़ा बहुत डिफरेंस देखा गया। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि एक जैसी बनावट बनी रही, मोटे तौर पर एक जैसी बनावट बनी रही। यही मीनार, यही गुंबद, यही बनी रही, ऐसे ही बनता रहा सब। थोड़ा थोड़ा फर्क देखा गया। तो हम उन अंतरों पर भी बात करेंगे और मुख्य बनावट पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो गुलाम वंश की बात करते हैं। गुलाम वंश जिसने 1206 से लेकर 1290 तक शासन किया, गुलाम वंश जिसने 1206 से लेकर 1290 तक शासन किया। और इसमें जो मुख्य शासक रहे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, ये मुख्य शासक रहे। तो इन शासकों के अधीन जो बिल्डिंग्स बनी, तो देखो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है आते ही उसने काफी कुछ बनाया। इल्तुतमिश ने उसको पूरा कराया, अपना मकबरा बनाया। रजिया को ज्यादा मौका नहीं मिला। बलबन ने अपना मकबरा वगैरह बनाया जो टूट चुका है। तो मुख्य तौर पर हम कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश वाला देखते हैं इस समय, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जब आता है, ठीक है, जब कुतुबुद्दीन ऐबक आता है तो वो आते ही उसने 2.5 दिन का झोपड़ा उसने अजमेर में बनाया। ये अजमेर वास्तुकला की शैली को मामलुक शैली के रूप में जाना गया। एक्चुअली इस शासन को भी हम लोग मामलुक शासन कहते हैं। ये लोग मामलुक वंश के माने जाते हैं।
तो इस अवधि के दौरान इसने कुतुबुद्दीन ऐबक का पीरियड कितना है? कुतुबुद्दीन ऐबक का पीरियड है 1206 से 1210, कुतुबुद्दीन ऐबक का पीरियड। अब 1206 से 1210 4-5 साल में कुतुबुद्दीन ऐबक नया बिल्डिंग कौन सा बना लेता? तो इस दौरान क्या देखा गया कि इस दौरान उसने हिंदू संरचनाओं को तोड़ा और उसी को उसने जो है इस्लामिक में बदल दिया। तो जो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है अजमेर वाला, जो अजमेर वाला 2.5 दिन का झोपड़ा है, कहा जाता है कि वहां के जो राजपूत शासक थे, जैसे ये पृथ्वीराज चौहान के वंश के थे विग्रहराज, उन्होंने वहां पर एक जैन मंदिर बनवाया था, ये संस्कृत पाठशाला बनवाया था। संस्कृत पाठशाला जिसको बाद में जैन उसके रूप में भी इस्तेमाल किया गया था, पर वो संस्कृत पाठशाला था उनके द्वारा बनाया हुआ। फिर उसको उसने तोड़कर उसने जो है 2.5 दिन का झोपड़ा, उसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं, शायद 2.5 दिन में बना था वो। तो जैसे उसको बनाया, फिर कुतुब मीनार भी, कुतुब मीनार तो एकदम नया है, कुतुब मीनार किसी को तोड़कर नहीं बना है। कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है और इनका जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक सूफी संत थे, उनकी मेमोरी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ करवाया था और बिल्कुल ग्राउंड पर, बिल्कुल भूतल पर उसने इसका निर्माण कराया है। कोई उस पर प्लेटफॉर्म वगैरह नहीं है, बिल्कुल जमीन से ये शुरू होता है। 3 मंजिलें उसने शुरू कराई और मर गया था। 3 मंजिलें इल्तुतमिश ने बनाई थी और ऊपर की जो 2 मंजिलें हैं वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। तो इस तरह से ये 5 मंजिली इमारत है, ये 5 मंजिली इमारत है। तो इस समय जो बना है उसमें जो है मैं आप लोगों को पिक्चर दिखाती हूं। ये जैसे देखो 2.5 दिन का झोपड़ा है, इसके भीतर जाओगे तो भीतर के पिलर्स बरामदे वैसे ही हैं जैसे पहले बना हुआ था, केवल आगे उसने इस तरह से मेहराबदार दरवाजा जोड़ दिया। तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है? अजमेर में है। किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया 2.5 दिन का झोपड़ा। तो इसके बाद आप नेक्स्ट देखोगे तो ये भी आप लोगों को थोड़ा 2.5 दिन के झोपड़े की तरह लग रहा होगा, पर ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, ठीक है। ये दिल्ली का कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। तो इसमें आप ये देख पा रहे हैं, ये जो है आप लोग देख पा रहे हैं इसमें कि ये जो है आप लोगों का ये मेहरौली स्तंभ है, ये मेहरौली स्तंभ है, ये वाला दिख रहा होगा आप लोगों को, इसी प्रांगण में है। तो ये जो आप पिलर्स देख रहे हैं ना, ये इस पिलर्स पे देखो घंटा बना हुआ है, घंटे की आकृति बनी हुई है, मूर्तियां भी बनी हुई हैं। ये एक प्रारंभ में एक दुर्गा मंदिर था, ये दुर्गा मंदिर था। फिर इस पर जैन मंदिर बनाया गया क्योंकि महावीर स्वामी के भी फोटो दिखते हैं। और ये पूरी तरह से ये बरामदा है, इन पिलर्स को नहीं तोड़ा है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्या किया है कि बस मुख्य गर्भगृह को तोड़कर और उसने ये जो है मेहराबदार गेटवे लगा दिया है। और क्योंकि जो मॉस्क का मतलब होता है कि वहां पर जो है बहुत सारे लोग, बड़ा आंगन होना चाहिए। मस्जिद का मतलब कि बड़ा आंगन होना चाहिए जहां बहुत सारे लोग सजदा कर सके। तो उसने पूरा बीचों बीच वाला ढांचा तोड़वा दिया है और आप जाओगे तो ये गैलरी आपको मिलेगी, ये गैलरी मिलती है ये आपको। तो ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है और इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, जो कि कुतुब मीनार के प्रांगण में ही आपको मिलेगा। और इसी में मेहरौली स्तंभ स्थापित है, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने यहां पर स्थापित करवाया है। कहां से खोज कर लेकर आया था, इसके बारे में बहुत स्पष्ट रूप से किसी इतिहासकार ने नहीं बताया है कि वो खोज कर कहां से लेकर आया था, लेकिन ये मेहरौली स्तंभ है और इसको इसी प्रांगण में फिरोज शाह तुगलक ने ही स्थापित करवाया था। तो हम लोग इसके बारे में भी पढ़ते हैं जब प्राचीन, तो मैंने आपको इसके बारे में भी आपको थर्ड लेक्चर फिर कराऊंगी, तो उसमें आप लोग इसको पढ़ लेंगे। और ये जो देख पा रहे हो ये अलाई मीनार है, ठीक है। और ये जो है, ये जैसे कुतुब मीनार तो बिल्कुल ऐसे जमीन से शुरू हो जाता है यहां से, पर इसको प्लेटफॉर्म बनाया है पहले अलाउद्दीन खिलजी ने और उसके ऊपर उसने बनवाना शुरू किया था इसको।
अब जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्ट करते ही मर गए, पर पूरा करवा दिया था इल्तुतमिश ने, उनका गुलाम था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद कोई ऐसा रहा नहीं जो कि इसको पूरा करवाता। पर अगर ये बन गया होता तो ये इसका आधार कुतुब मीनार से ज्यादा चौड़ा है और इसको उसने एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाना शुरू किया था। तो आप जब वहां पर जाएंगे कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में, कुतुब कॉम्प्लेक्स में, तो ये आपको वहां पर दिखेगा। इसको अलाई मीनार कहते हैं। और यहीं पर ये इल्तुतमिश का मकबरा है। ये जो आप देख रहे हैं ये इल्तुतमिश टॉम्ब है। ये आपका ये इल्तुतमिश का देखो ये कब्र है इल्तुतमिश की, और इसके चारों ओर इसकी छत खुली हुई है। इसने छत नहीं बनाया है, सिर्फ चारों तरफ दीवारें हैं और ये ऑक्टागनल है, मतलब ऐसे ऐसे जैसे चौकोर नहीं है, ये चौकोर नहीं है, आप देख पा रहे हैं ना, कर्व्ड है ये। तो यहाँ पर इसने खूब सारी जैसे सुलेखन पद्धति का भी इस्तेमाल किया है और अरबस्क पद्धति का भी इस्तेमाल किया है। खूब महीन महीन, जो इल्तुतमिश को माना जाता है कि काफी सुरुचिपूर्ण था, तो इसने अरबस्क पद्धति का खूब इस्तेमाल किया और मेहराब भी बनाया है उसने। तो ये भी वहीं पर है। तो ये इल्तुतमिश का मकबरा कहां पर है? तो मेहरौली दिल्ली में है, कुतुब कॉम्प्लेक्स में ही है। इल्तुतमिश ने अपने जीते जी ही इसे बना दिया था। ठीक है, तो ये इल्तुतमिश का मकबरा। तो ये जो थे गुलाम वंश के समय बने हुए कुछ प्रमुख भवन थे। 2.5 दिन का झोपड़ा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार, इल्तुतमिश का मकबरा वहीं पर है। ठीक है, वो अलाई मीनार तो खिलजी वंश के समय बना था, कुतुब कॉम्प्लेक्स में है, इसलिए मैंने आपको वहीं पर दिखा दिया था। अब खिलजी वंश की अगर हम लोग बात करें तो 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी आया और वो जिसकी 95 तक रही, और फिर 96 से ये आ गया अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी का शासन 1320 तक रहा। और इसको जो है सल्जुक शैली कहते हैं। जैसे गुलाम वंश को मामलुक शैली कहते हैं, उसी तरह इसको सल्जुक शैली कहते हैं, इसको सल्जुक शैली। और इस दौरान जो प्रमुख विशेषता रही, ठीक है, जो प्रमुख विशेषता रही वो ये रही कि लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया और मेहराबदार शैली खुलकर इस समय निखर कर सामने आई। मेहराबदार शैली निखर कर सामने आई। क्या कह रहे हैं? लेक्चर 4 में कलसी अभिलेख आपने पढ़ाया था? नहीं, कलसी है, कलसी। ठीक है, खलसी नहीं है, किताब में गलत लिखा हुआ है, कलसी है। ये आपका देहरादून के पास एक जगह है, ये सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ है, देहरादून के पास है। वो हिंदी ट्रांसलेशन में वो गलत हो गया है, अनुवादक से वो गलत लिखा गया है, तो वो जगह जो है वो उसको कलसी कहते हैं। और वहां पर अशोक का हमें वहां पर शिलालेख मिला है। ठीक है, अभी समझ में आ गया क्रांति और अभिलेख। तो लेक्चर 4 में कलसी जो मैंने लिखा है वो करेक्ट है, जो बुक में लिखा है वो रॉन्ग है। ठीक है, जो बुक में लिखा है वो गलत है। तो कलसी कहते हैं उसको, सम्राट अशोक का वहां पर हमें शिलालेख मिला है, स्टोन इंस्क्रिप्शन मिला है। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग खिलजी वंश की बात कर रहे हैं कि खिलजी वंश के समय क्या तरक्की देखी गई। तो इस समय लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल और मेहराब जो है निखर कर आया। तो ये देख पा रहे हो आप लोग, कहते हैं कि पहला वैज्ञानिक ढंग से बना हुआ गुंबद, फर्स्ट गुंबद जो साइंटिफिक तरीके से बना, वो यही अलाई दरवाजा का गुंबद था। आपको नीचे मतलब यहां से भले ही आपको छोटा सा दिख रहा है, पर जब आप भीतर से जाओगे तो बहुत ऊपर तक ऐसे दिखता है, गहरा। और आप देख रहे हो कितना ऊंचा गेटवे बनाया है उन्होंने, ये गेटवे। और आप मेहराब देख रहे हो कि एकदम बहुत ऊंचा मेहराब यहां तक ये आया है। तो इसमें इस तरह से 4 हैं, 4 एंट्रेंस है। जैसे यहां पर देखो, यहां से ये भी दिख रहा है 1, ये 2, 3, एक उधर है, 4, इसमें 4 दरवाजे हैं। किसी से भी आप जब निकल कर आते हो तो आप कुतुब मीनार तक पहुंचते हो। तो ये अलाई दरवाजा किसका बना? इसको अलाई दरवाजा कहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनाया था।
तो अगर आपको ये भी पूछा जाए कि पहला वैज्ञानिक ढंग से बना हुआ गुंबद, तो वो अलाई दरवाजा में है, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया है। पहला सबसे ऊंचा गेटवे, पहला ऊंचा गेटवे, गेटवे मतलब जैसे प्रवेश द्वार अगर हम लोग बात करते हैं, मेहराबदार, वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। उसके बाद फिर हुमायूं के मकबरा में हम लोगों को दिखता है। तो इसमें सभी निर्माण कार्यों में जो है खिलजी वंश के समय गारे का प्रमुखता से उपयोग किया गया था, मोर्टार का प्रमुखता से उपयोग किया गया था। और इस समय जो प्रमुख कुछ भवन है, ये सीरी फोर्ट है, ये सीरी फोर्ट है, सीरी का किला। तो आप लोग क्लास 7th में आप लोगों ने पढ़ा है ना कि सीरी फोर्ट क्या था, एक गैरिसन शहर था। सीरी फोर्ट, इसको फोर्ट कहते हैं। फोर्ट का मतलब किला, किला मतलब कि वहां पर सैनिक रहते हैं। तो यहां पर जो है किले में राजा भी रहते थे, पर सीरी का जो फोर्ट था वो स्पेशली एक गैरिसन सिटी था। गैरिसन सिटी का मतलब होता है, गैरिसन शहर का मतलब आपके बताया गया है आपके क्लास 7th में, कि जहां पर सैनिकों का बसावट हो, सिर्फ सैनिक जहां पर रहते हो। तो सीरी फोर्ट एक गैरिसन था। और इसको किसने बनाया? इसको बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अब उसका जैसे यही रह गया है, खंडहर रह गया है। और इसने जो है इसके अलावा 1000 सितून महल बनाया था, हौज खास बनाई थी। दिल्ली में इसके ये सारे भवन थे। हौज खास अभी भी दिल्ली में है, दिल्ली में हौज खास अभी भी है। वो उस पूरे एरिया को हौज खास के नाम से जाना जाता है। और जो वो हौज है वो काफी हद तक भर चुका है, पर थोड़ा बचा हुआ है। तो ये लोग हौज बहुत बनाया करते थे। हौज का मतलब टैंक, ये लोग पानी का टैंक बनाया करते थे। ठीक है, जैसे इल्तुतमिश ने भी हौज सुल्तानी बनवाई थी। तो ये लोग हौज किस लिए बनाते थे? कि ताकि पानी की कमी पब्लिक को ना हो, पब्लिक को, जो पशु हैं, पशु पक्षी हैं, उनको पानी मिलता रहे। ठीक है, तो ये जो है खिलजी वंश का था। अब बात करते हैं तुगलक वंश का। तो तुगलक वंश के समय क्या वास्तुकला के लिए कहते हैं नितिन सिंघानिया जी की ये संकट का काल था, ये वास्तुकला के संकट का काल था। तो संकट का काल क्यों कहते हैं? तो थोड़ा सा अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखोगे आप लोग, तो क्या होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी के बाद एक महत्वपूर्ण शासक हुआ मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका पीरियड है 1325 से 50, जो 51 से फिरोज शाह तुगलक आए थे। तो कुछ इतिहासकार 51 लिख देते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो भी प्लानिंग्स की वो सारी फेल हो गई। आपने पढ़ा होगा दिल्ली से दौलताबाद जो राजधानी ट्रांसफर किया, उसने राजधानी परिवर्तन किया, उसमें वो भी फेल हुआ। फिर उसने जो टोकन करेंसी इशू किया वो भी फेल हो गया। उसने जो मंगोलों से परेशान होकर उसने सोचा कि मंगोलों के उज्बेकिस्तान पर ही आक्रमण कर दो, उसने बड़ी सेना खड़ी की, वो भी प्लानिंग उसकी फेल हो गई थी। सेना को इंगेज करने के लिए कराची अभियान उसने भेजा था हिमाचल में कहीं, वो भी फेल हो गया था। और उसकी इन प्लानिंग से क्या हुआ था, दोआब में उसने टैक्स लगाया था, वो भी फेल हो गया था। तो उसकी प्लानिंग्स की वजह से क्या हुआ था कि सरकारी जो खजाना था वो खाली हो गया। भाई कुछ भी प्लानिंग करने के लिए आपको पैसा चाहिए, अब वो पैसा कहां से आएगा? वो टैक्स लगाकर ये लोग कलेक्ट करते हैं, युद्ध से इनको मिलता है, लूटपाट भी ये लोग किया करते थे युद्ध के समय। पर ऐसा होता है कि सरकारी खजाने में एक दिन में पैसे जमा नहीं होते, समय लगता है खजाने को भरने में। तो उसमें क्या हुआ कि ये सरकारी खजाना खाली हो गया था। तो इस समय वो चीज जो है, जैसे आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई थी, तो वो क्वालिटी भी प्रभावित हुई वास्तुकला में। जैसे बिल्डिंग्स जो बनी तो वो क्वालिटी भी प्रभावित हुई। तो इस समय जो है, इस समय धूसर बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था, जो कि धूसर बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था, यानी ये जो है इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी कि इसमें डेकोरेशन किया जा सके। जैसे कैसे, मान लो ये दीवार अगर कमजोर है, जैसे मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूं, स्ट्रक्चर तो मजबूत है, लेकिन यहां साइट पर जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर से खूब पैसा खाया है। तो इसका जो प्लास्टर है वो बहुत, उसमें सीमेंट कम है, बालू ज्यादा है। तो जब मैं कील लगाती हूं तो पूरी दीवार ही टूट जाती है। तो फिर मैं कहां से इस पर कुछ डेकोरेशन करा पाऊंगी? डेकोरेशन के लिए तो दीवार में डेकोरेशन करना पड़ेगा ना, दीवार को तोड़ तोड़ कर लगाना पड़ेगा।
तो यहां पर इन्होंने जो है दीवारें ही कमजोर बनाई, तो यहां पर डेकोरेशन का कोई गुंजाइश नहीं था, डेकोरेशन का कोई गुंजाइश नहीं था। लेकिन हाँ, स्ट्रक्चर पर इन्होंने ध्यान दिया कि मजबूत होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, डेकोरेशन पर नहीं दिया। जैसे हमारी बिल्डिंग तो मजबूत है क्योंकि इसमें खूब स्ट्रक्चर में मतलब लोहे का खूब पिलर्स विलर्स डाला गया है, खूब मजबूत है, लेकिन जो ऊपर का जो है वो सब कमजोर रहा। ठीक उसी तरह से ये था। तो इस अवधि के दौरान जो है अलंकरण पर कम बल दिया गया, डिजाइन में जैसे सरल मेहराब और उसका सिंपल मेहराब भी बनाए गए, थोड़े से वैसे भी बनाए गए, तो ऐसी बिल्डिंग्स बनी। ये देखो, ये तुगलकाबाद का किला है, तुगलकाबाद का किला है जो मतलब ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था, और इसको ही जहांपनाह नगर, आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा है, जहांपनाह सिटी, जहांपनाह नगर इन्होंने उसको कहा जहां जहां को पनाह मिले। तो ये उसका ये खंडहर है ये। और इस समय तुगलकों ने एक बैटर के रूप में एक निर्माण की शैली का प्रचलन किया। तो ये बैटर क्या था? एक्चुअली इसकी विशेषता थी कि मजबूत दिखाने के लिए ढलवा दीवारें यानी दीवारों की जोड़ाई करके जो दीवारें बनाई जाती थी उसको ढलवा दीवारें कहा गया था। तो ढलवा दीवारें इस समय बनाई गई थी, और इनके कुछ मुख्य हैं तुगलकाबाद, जहांपनाह नगर, फिरोजाबाद नगर। तो इसमें तो फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे शहर बसाए, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, और ये जो है आपने यहाँ पर एक और कौन सा जगह है, वो जगह का नाम याद नहीं आ रहा, 3-4 शहर इसने बसाए थे। तो शहर बसाना अलग बात है, बाग लगवाना अलग बात है, बदायूं, ठीक है। लेकिन इसने जो है बिल्डिंग्स उतने अच्छे नहीं बनाए थे। तो ये इस समय वास्तुकला का हम डाउनफॉल देखते हैं। पर जब हम लोधी वंश में आते हैं तो यहां पर कहते हैं कि पश्चिगामी प्रवृत्ति जारी रही, यानी थोड़ा सा अब वो फॉरवर्ड हो रहे थे, एडवांस हो रहे थे ये। तो इनके टाइम पर मकबरा का निर्माण हुआ, ठीक है। मकबरा का पश्चिगामी का मतलब होता है पूर्वगामी, पश्चिगामी, एक सेकेंड, मतलब वो जो क्वालिटी थी वो थोड़ी कमजोर ही रही, पश्चिगामी का मतलब। लेकिन ये काफी सारे मामलों में एडवांस थे, पूर्वगामी थे मुगलों के। कैसे? तो अभी मैं वो सब आप लोग को बताती हूं। इन्होंने जो है डबल डोम का निर्माण शुरू किया। लोदियों के काल में सबसे ज्यादा मकबरे बने, और मकबरों में इन्होंने दोहरे गुंबद का इस्तेमाल शुरू किया। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला दोहरे गुंबद का, ये इसीलिए कहा जाता है कि इस मामले में मुगलों के पूर्वगामी रहे, यानी एडवांस्ड रहे ये लोग। तो इन्होंने ये जो निर्माण किया है लगभग इसको कॉपी किया गया मुगल पीरियड में। तो डबल डूम का क्या मतलब था? डबल डूम मतलब दोहरा गुंबद का क्या मतलब था कि एक गुंबद ऐसे भीतर है और इसी के ऊपर एक और गुंबद बनाया गया, जो ये आप लोगों को बाहर से दिख रहा है, ये जो आप लोगों को बाहर से दिख रहा है, और एक ऐसा ही एक भीतर बना हुआ है। तो इसका दो उद्देश्य था इसका, कि एक तो इस गुंबद को मजबूती प्रदान करना। अब क्योंकि अलाई दरवाजा में दोहरा नहीं है, अलाई दरवाजा में देखोगे तो ऐसे सिर करके आपको देखना पड़ेगा, और पूरा भीतर से बहुत ऊंचा दिखेगा, और बाहर से आप देख ही रहे हो, बाहर से उतना ऊंचा नहीं है। तो इससे की फायदा यह हुआ कि गुंबद को और ऊंचा बनाया जा सकता था, काफी ऊंचा गुंबद बनाया जा सकता था, क्योंकि ये भीतर से इसको सपोर्ट कर रहा था। और एक दूसरा फायदा ये था कि गर्दन बहुत ऐसे नहीं करना पड़ेगा कि देखते देखते पलट ही जाओ, ऐसे भी देखोगे तो गुंबद दिख जाएगा आपको। तो ये दो उद्देश्य था। ऐसा गुंबद दिख नहीं रहा था, क्या आप लोगों को दिख नहीं रहा था? मतलब एक गुंबद ऐसे गया है, ठीक है, और एक भीतर से गुंबद बना है। तो जब आप बिल्डिंग के भीतर जाओगे तो आपको ये गुंबद दिखेगा, पर बाहर से जब देख रहे हो तो इसकी ऊंचाई ये दिख रही है आपको। तो इसको जो है दोहरा गुंबद कहा गया, डबल डूम कहा गया।
और ये इसका पूरा आपको सबसे खूबसूरत इसका जो है पहली बार हुमायूं के मकबरे में इसका इस्तेमाल देखा गया और उन्होंने और ज्यादा और ऊंचा बनाया। हुमायूं के मकबरे में देखोगे तो आप दूर से उसका डूम दिखता है। और फिर उससे भी शानदार इस्तेमाल किया गया ताजमहल में, ताजमहल में किया गया। कारीगर जो हुमायूं का मकबरा बनाया था वही कारीगर आ गए थे यहां पर भी ताजमहल बनाने के समय भी, हालांकि आर्किटेक्ट दोनों के अलग अलग थे। तो दोहरा गुंबद, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोहरे गुंबद का डबल डूम, गुंबद को इंग्लिश में डूम कहते हैं, तो दोहरे डूम का, डबल डूम का, दोहरे गुंबद का की शुरुआत किसने की? तो सिकंदर लोदी। यहां पर लोदी वंश पढ़ रहे हैं हम ओवरऑल, पर इसकी शुरुआत सिकंदर लोदी ने की थी। तो लोदियों के टाइम पर शुरू हुआ और स्पेसिफिक राजा पूछेगा तो आप याद रखिएगा कि सिकंदर लोदी ने शुरू किया। और मैंने बताया है कि संरचना को मजबूत करना और गुंबद की भीतरी ऊंचाई को कम करना, कि ऐसे पलट ही ना जाओ देखते देखते, ऐसे देख लिया। तो बस ये दो उद्देश्य था, ठीक है। तो इस दौरान बहुत सारे मकबरे बनाए गए और ये ऊंचा मकबरा, ऊंचा गुंबद बनाकर 15 मीटर के व्यास के साथ अष्टकोणीय आकार में बनाया गया था, ऑक्टागनल बनाया गया था, ऑक्टागनल, ठीक है। तो इसमें कुछ जो एग्जांपल्स होते हैं, लोदी गार्डन, सिकंदर लोदी का मकबरा। तो लोदी गार्डन अभी भी आगरा शहर सिकंदर लोदी ने बसाया था, आगरा शहर सिकंदर लोदी ने बसाया था। 1504 में शुरू किया था, 1506 में उसने अपनी राजधानी बना ली थी, तो 1506 ही मान्य डेट माना जाता है। तो इसमें जैसे देखो ये लोदी गार्डन है, ये अभी भी दिल्ली में है, ये लोदी गार्डन है। और ये देख पा रहे हो आप इसका डूम कितना चेंज है पहले से। इसी का जो है एक बड़ा रूप मैंने बताया, हुमायूं का मकबरा देखा है आप लोगों ने? हुमायूं का मकबरा तो आप देखोगे उसमें विशाल, और ताजमहल इसीलिए तो अच्छा लगता है, अपने डूम की वजह से ही अच्छा लगता है, बड़ा सा। हालांकि मीनारें भी उसको लुक देती हैं। ताजमहल को बहुत शाहजहां ने टेस्टफुली डिजाइन करवाया था, बहुत समय देकर उसने बनवाया था, और इसीलिए वो आज वो जो है 7 वंडर्स में एक है। और भारत को लोग ताजमहल के नाम से बहुत सारे लोग जानते हैं। पहले लोग जो है एशिया के लोग भारत को गौतम बुद्ध की वजह से जानते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा गया। तो भारत को एशियंस जो हैं वो गौतम बुद्ध की वजह से जानते थे, और जो यूरोपियंस हैं वो भारत को सचिन तेंदुलकर और ताजमहल से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो है विशेषता है ताजमहल की, और जिसका गुंबद बहुत आकर्षक है, और उसकी शुरुआत सिकंदर लोदी ने कर दी थी। तो आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया जो है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, फीचर्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर पढ़ाया पहले, और फिर मैंने आपको सल्तनत पीरियड का आर्किटेक्चर पढ़ाया, सल्तनत कालीन वास्तुकला पढ़ाया। अब जो नेक्स्ट क्लास है तो सल्तनत काल में जो प्रांतीय शैलियां रही, जो अलग अलग प्रोविंस में, अलग अलग क्षेत्र में जो स्थानीय शासकों ने जिन शैलियों का विकास किया उसकी बात करेंगे, और फिर उसके नेक्स्ट हम लोग मुगल बात करेंगे, ठीक है। तो आप सब लोगों को मैं ये बताना चाहती हूं, हाँ बिल्कुल मांडवी, थैंक यू आपकी अपील के लिए। तो आप लोगों को मुहिम पर मैं क्लास ले रही हूं, आप लोग क्यों नहीं आते? मैंने एक मुहिम चैनल शुरू किया है, और मुहिम पर मैं हिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूं, और वो भी उपिंदर सिंह और आर्य शर्मा पर बेस्ड। और इतना मन से मैं पढ़ा रही हूं कि अगर उसको पढ़ लोगे तो एंशिएंट हिस्ट्री का कुछ भी नहीं छूटेगा। तो आप मुहिम को सब्सक्राइब कर लो। बेसिक से अगर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी आप लोग को पढ़नी है बेसिक से एकदम, तो आप लोग वहां पर आइए। और कल जो है मैं वहां पर
मैंने क्योंकि वहां पर जो भी अभी तक पढ़ाती हूँ उस पर मैं एमसीक्यूज लेती हूँ और आंसर राइटिंग भी कराती हूँ। तो कल एमसीक्यूज और आंसर राइटिंग का सेशन है। मैं चाहती हूं कि आप सब लोग उस सेशन को जरूर लें। ये सेशन आप लोगों का 12:30 से रहेगा, ठीक है। तो आप सब लोग मुहिम को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं जो लोग भी मेरे इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं मैं लिंक भेजती हूं, आप लोग उस सेशन को जरूर लीजिए और वो बहुत बेनिफिट होगा आपको। तो मैंने अभी तक एंशिएंट हिस्ट्री में जो पढ़ाया है उसमें जो है मैंने वैदिक पीरियड पढ़ा दिया है, महाजनपद पढ़ा दिया है और फिर मैंने बुद्ध और महावीर पढ़ा दिया है और इन्हीं पर क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चंस जो रहेंगे वो इन्हीं पर रहेंगे, आप सब लोग उसको जरूर लीजिएगा, ठीक है। और जाते जाते मैं आपको बताती हूँ रिंकू लाइव मेरा कोड है। रिंकू लाइव मेरा कोड है। जितने लोग भी आप लोगों में से इंटरेस्टेड है अनअकैडमी पर आने के लिए इस कोड को यूज कीजिए। सिर्फ 10% डिस्काउंट के लिए नहीं, बाद में जो आपको बेनिफिट मिलेगा उसके लिए। तो कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाना है, आंसर राइटिंग कैसे करना है, आंसर राइटिंग आपका चेक करूंगी मैं, करेक्शन बताऊंगी। तो ये पूरा गाइडेंस आपको रिंकू लाइव कोड के साथ मिलेगा। आप पर्सनली मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और मुहिम को आप सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, मुहिम के सेशंस लीजिए, आप लोगों के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। और हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत अच्छी तरह से एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते हुए वहां पर पढ़ा रही हूं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट, बाय बाय।